नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो एजुकेशनल हिस्ट्री का टॉपिक है और लास्ट क्लास में हमने कोर करिकुलम, नॉन ग्रेडेड स्कूल, इन सब टॉपिक के बारे में बात किया था, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा किया जा रहा है लगातार। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स यानी परीक्षा सुधार। अब परीक्षा सुधार क्या है कि अगर हम इसको शुरुआती समय से बात करें, अपने एशियंट टाइम से, तो अगर हम सबसे पहले अगर वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में क्या होता था कि ज्यादातर ओरल एग्जाम हो जाते थे, शास्त्रार्थ होते थे। गुरु क्या होता था कि शिष्यों से अपने सवाल पूछता था और अगर वो जवाब दे देते थे तो हो जाती थी परीक्षा। तो यानी कोई भी रिटन एग्जाम का सिस्टम वहां पे नहीं था। ऐसे ही क्या हुआ, बुद्धा काल यानी बौद्ध काल में भी सेम इसी तरह चलता है, वहां भी कोई लिखित परीक्षा नहीं थी। फिर मुस्लिम काल आता है, मुस्लिम काल में भी कोई लिखित परीक्षा का प्रमाण नहीं मिलता है कि हाँ लिखित परीक्षा कुछ होती थी। इसके बाद जब ब्रिटिश एरा आ जाता है, यानी अंग्रेजी शासन का टाइम, तो सबसे पहले जो रिटन एग्जाम हुई, परीक्षा जो इंट्रोड्यूस हुई, वो यहीं से आती है कि आप लोग जो आज एग्जाम देते हैं तो वो सारा श्रेय इन लोगों को जाता है, ब्रिटिश को। इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट लेके आया था। खैर, अब हम बात करते हैं कि भाई एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स क्या है, यानी हम परीक्षा सुधार कैसे कर सकते हैं। तो इस पे क्या था कि प्राथमिक स्तर पे, जैसे अगर, क्योंकि यहाँ पे पूरा टॉपिक प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा से है, तो प्राथमिक स्तर पे सुझाव दिए थे किसने? एक आयोग जो बार बार आपको मिलेगा, कोठारी आयोग एज नोन, शिक्षा आयोग, और इसका टाइम पीरियड है 1964 टू 66। अब इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि भाई परीक्षा की जो परंपरा चली आ रही है तो उसमें कुछ चीजें चेंज की जाए, ढर्रे पे मतलब जो चला आ रहा था उसी पे ना चले, जो नई चीजें आ रही उनको ऐड किया जाए, यूज किया जाए। तो इसने जो सुझाव दिया था कि सबसे पहले मूल्यांकन शिक्षा का एक हिस्सा हो, यानी सबसे पहले उसने कहा कि मूल्यांकन क्या हो, एक आवश्यक हिस्सा हो शिक्षा का। ये चीज अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो जाएंगे, शिक्षा शास्त्र विषय रखते रहेंगे, तो एक चैप्टर है, चैप्टर क्या है, पूरा एक पेपर है, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। तो उसके बारे में आप वहां पर डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भाई मूल्यांकन को लाया। मूल्यांकन के बाद क्या कहा कि जो मूलभूत कौशल है, यानी जो बेसिक स्किल्स होती हैं, भाई प्राथमिक स्तर पे आपका क्या मेजर किया जाएगा, किस लेवल की भाई हम परीक्षा सुधार करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मूलभूत जो कौशल हैं, यानी बेसिक स्किल्स आपकी हैं, मनोवृत्ति, मनोवृत्तियां, और किसका, आपकी आदतों, एटीट्यूड्स, आपके हैबिट्स, इन सारी चीजों का क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। भाई मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट हमने डाल दिया कि भाई सबसे पहले एजुकेशन कैसे हमें पार्ट बनाना है, और एजुकेशन का जब पार्ट बन जाएगा तो आपकी बेसिक स्किल्स, एटीट्यूड्स और आपकी हैबिट्स का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि सुधार क्या किया कि 1 से 4 तक, यानी जो कक्षा 1 से 4 तक की पढ़ाई होगी, वहां आपका सतत मूल्यांकन चलेगा। सतत मूल्यांकन, सतत का मतलब होता है लगातार, यानी आपको बीच बीच में कंटिन्यूअस आपका मूल्यांकन किया जाएगा, लगातार आपको जांचा परखा जाएगा कि आप में सुधार हो रहा है या नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, कहां से शुरू किया है भाई, मूल्यांकन, एक चीज ऐड की और उसी एक की चीज के भरोसे कि भाई आपके बेसिक कौशल, एटीट्यूड, हैबिट्स, फिर 1 से 4 तक की कक्षा की बात करते हैं कि आपका लगातार मूल्यांकन हो। इसके बाद जो उच्च प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक का 6 से 8 माना बताया है ना टाइम, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको पहली बार लिखित और मौखिक, यानी रिटन और ओरल एग्जाम की बात की जाती है कि जो आपका एग्जाम होगा, रिटन और ओरल दोनों फॉर्म में कहाँ पे होगा, 6 से 8 की ग्रेड पे। और इसके अलावा इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस कराइए कि आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाए, यानी आपका इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कहां से आया, 6 से 8 से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पे जो आपका मूल्यांकन किया जाता है, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा।
प्राथमिक स्तर पे जो आपका मूल्यांकन हो उसको क्या कहा कि भाई नेशनल लेवल का बनाया जाए, यानी इसको राष्ट्रीय स्तर आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा, जो एक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, यानी किसका, मूल्यांकन का, तो ये आपका क्या होगा, किस स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ढर्रे पे रख के कि हाँ यार चलो तुम रोज आते हो तुम्हें पास कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपके मूल्यांकन की क्वालिटी इनको मेंटेन करना है किस लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए। इसके बाद एक चीज इसमें और जोड़ी कि जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति जिसे हम बोलते हैं, कई जगहों पे उसे वजीफा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि अलग से परीक्षा हो, कि भाई आपको स्कॉलरशिप ऐसे ही हम नहीं दे देंगे, हम उसके लिए भी क्या करेंगे, आपका एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेंगे तब हम ये देंगे। तो ये थे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यानी परीक्षा सुधार का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या चीजें थी। और इसी सीरीज में कंटिन्यूस जो अगला टॉपिक है वो है प्रबंध का विकेंद्रीकरण, प्रबंध का विकेंद्रीकरण, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक प्रबंध क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है, दो नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं। एक्चुअली जब आप लोग पीजी जाएंगे या बीएड बीटीसी करेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, मैनेजमेंट आपको पढ़ने को, तो वहां तो आप डिटेल में जान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब है, प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट इसकी होती है, स्पेलिंग सॉरी इंग्लिश। अब मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा जाता है कि किसी संगठन के संचालन से, यानी कोई इंस्टीट्यूट है, किसी संगठन के संचालन से, या आप किसी इंस्टीट्यूट को कैसे चलाते हैं, या उसको कार्य करने की जो उसकी कार्य प्रणाली है उसको नियंत्रित कैसे करते हैं, कि किसी संगठन के संचालन से उसको नियंत्रित करने और कार्य करने से लिया जाता है। कि मैनेजमेंट में आप क्या होता है कि भाई कोई आपके पास एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को आपको कैसे काम कराना है, कैसे कंट्रोल करना है और आपके क्या कार्य है, तो ये सारी चीजें जब हम जोड़ देते हैं तो बनता है हमारा क्या, मैनेजमेंट बनता है। अब इसमें क्या होते हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, आपका प्राइवेट, आजकल ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में देखा होगा ना कि कई स्कूल आपको बस की सुविधा देते हैं, कई स्कूल नहीं देते। हर स्कूल के अपने अलग अलग नॉर्म्स हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि सबका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अलग अलग है। तो जब सबका मैनेजमेंट सिस्टम अलग है तो वहाँ की रूल रेगुलेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस मैनेजमेंट के क्या होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उत्तरदायित्व के बाद नेतृत्व का सिद्धांत, नेतृत्व के बाद आप रख सकते हैं साझेदारी का सिद्धांत, इसके बाद नियोजन का सिद्धांत, इसके अतिरिक्त नम्यता, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत हो जाता है आपका, गतिशीलता का सिद्धांत है, गतिशीलता के बाद व्यक्तिगत प्रयासों का सिद्धांत, व्यक्तिगत प्रयासों का सिद्धांत हो जाता है, मानवीय संबंधों का सिद्धांत है, मूल्यांकन का सिद्धांत, कार्यकुशलता, और कार्यकुशलता के बाद लास्ट में अनुसंधान का सिद्धांत या शोध सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है ये मैनेजमेंट से ऐसे जुड़े, देखो मैनेजमेंट में क्या होता है कि किसी संगठन को आप कितने अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हो, चला पा रहे हो, उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहे हो, नहीं ये हो गया संगठन आपका, यानी मैनेजमेंट हो गया। लेकिन उसको जो काम करने भाई जो चलाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अच्छा क्या हो, लीडरशिप हो, वो साझेदारी से यानी लोगों को मिला जुला के काम कर सके, उसकी प्लानिंग अच्छी हो, वो वेल प्लान हो, फ्लेक्सिबल हो, कि जैसी जरूरत हो वैसा काम करने में उसकी कैपेबिलिटी हो, कि जहां लड़ने की जरूरत पड़े लड़ पाए, जहां बातों से काम हो जाए वहां बातों से काम कर ले।
गतिशीलता हो, वो लगातार उसमें सुधार होता रहे, बनता रहे। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लीडर काम करेगा, लीडर के ही प्रयासों से सक्सेस होगी, नहीं। जो जितने भी लोग हैं वो अपना इंडिविजुअल अपना, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट में मान के चलो कि एक लीडर, उसके नीचे 5 लोग, फिर उन 5 लोगों के नीचे 10 और उनके नीचे भी 10 लोग हैं। तो इसमें ईच जितने भी कड़ी है वो हर कोई प्रयास करेगा, इसीलिए यहां लिखा है व्यक्तिगत प्रयासों का सिद्धांत, मानवीय संबंधों का सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि भैया सबको लेके चलेंगे, किसी को हम छोड़ नहीं सकते, ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, मूल्यांकन करेंगे, हम आपको जांचते भी रहेंगे कि संस्था हमारी सुधर रही है या नहीं, कि हम डाउन करते जा रहे हैं या हमारा ग्रोथ हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है। कार्य कुशलता कि भाई आप कार्य कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और नई चीजों को अन्वेषण करेंगे, हम शोध करेंगे जिससे क्या हो कि हमारा कार्य और अच्छे तरीके से हो सके। तो ये था मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की बात जान लेते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और जब ये दोनों समझ जाओगे तो मिला दो, तो वही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन एकदम आसान शब्दों से कहा जाए यार, तो पावर, यानी जो पावर की हायरार्की होती है, शक्ति होती है, किसी एक व्यक्ति के अंदर पूरी ना दी जाए। जैसे हमारे देश का मंत्रिमंडल देख लो, हमारे देश के जो लीडर हैं, सबसे टॉप पे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद क्या है, मुख्यमंत्री, ये मेजर है तो और भी उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है। तो पावर हायरार्की क्या है, सब में बटी है, एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के पास क्षमा दान देने की शक्ति है, वो मृत्युदंड तक के उसको आदेश को बदल सकता है, लेकिन क्या बाकी लोगों के पास है ये पावर? नहीं। तो सबके पास क्या है, अलग अलग पावर क्यों दी गई? इसी कारण। तो यही चीज है विकेंद्रीकरण, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि जो पावर हायरार्की यहाँ से चली, फिर यहाँ बट जाएगी, फिर यहाँ ऐसे बट जाएगी, फिर यानी लगातार उसका क्या होगा, हम बांटते रहेंगे। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो पावर किसी एक व्यक्ति को, या कार्य करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो किसी एक को ना देके जो जिसके लायक हो उसमें उतना बांट देना, यही होता है प्रबंध का, सॉरी, विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट है। और जब हम मैनेजमेंट यूज करते हैं तो मैनेजमेंट में, जैसे मैंने अभी कई चीज सिद्धांत बताया ना, कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, लीडरशिप का सिद्धांत है, कोई प्लानिंग करता है। तो देखो हर व्यक्ति के अंदर हर स्किल्स नहीं होती, कोई बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, उसको लीडर बना देते हैं, कोई बहुत अच्छा प्लानर है कि वो काम करता है, कोई रिस्पॉन्सिबल है चीजों को लेके, तो जो काम जिसके लायक हो उसको दिया जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो शक्तियां होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास एकत्रित ना होने पाए। डिसेंट्रलाइजेशन में यही देखा जाता है कि भाई हम बांट देते हैं या हम विभाजित कर देते हैं, भाई तुम सब नहीं रखोगे, हम भी रखेंगे। और आसान से समझ लो, जब घर में बंटवारा होता है, अगर जितने घर में मेंबर्स हैं तो क्या होता है, पहली चीज बंटवारा करनी चाहिए, बहुत बुरी चीज है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से हो जाता है तो क्या होता है, संपत्ति का क्या होता है, बराबर बंटवारा होता है, कोई कम ज्यादा नहीं लेता। तो उसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो चीजें हैं कार्य करने की या जो भी क्षमताएं हैं वो बांट दी जाएंगी, किसी एक व्यक्ति के पास सीमित नहीं कर दी जाएंगी। अब जैसे इसका एग्जांपल देते हैं कि 1985 में क्या बनता है हमारे पास, एक संस्था बनाई जाती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, करंट में जिसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब ये, इसको हम शार्ट में हम लोग जानते हैं MHRD के नाम से। इसका कोई अगर फुल फॉर्म इंग्लिश में जानता है तो वो मुझे बता देगा कमेंट में, यहाँ तक अगर कोई वीडियो पहुंचा है तो क्या है, और 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब एक यहाँ पावर दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ, अब इसी तरह, अब इसके क्या है, इसके अंतर्गत कई विभाग काम करते थे, जैसे कि एक शिक्षा विभाग, भाई आप एजुकेशन, इनको दे दी गई एजुकेशन की जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग के बाद एक सांस्कृतिक विभाग है, सांस्कृतिक विभाग क्या है, आप कल्चरल एक्टिविटीज देखिए। फिर कला विकास, कला विभाग, कि भाई आप जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्ट का आपका जो इतना एरिया है आप उसको कवर करेंगे। इसके बाद एक और विभाग बनता है, चौथा विभाग है युवा मामले, युवा मामले एवं खेल विभाग। अब क्या किया गया कि भाई युवाओं की जो समस्या है उसके लिए हमने एक बना दिया विभाग की युवा मामले, और साथ में स्पोर्ट्स को भी रख दिया कि भाई स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट हो। और इसके बाद एक विभाग और बन गया, क्या बन गया, पांचवा विभाग, महिला। भाई महिला को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जो जननी है सबकी, महिला एवं
बाल विकास विभाग। अब ये 5 विभाग इसके अंदर एमएचआरडी के अंदर थे। तो ये क्या था भाई, एक एजुकेशन देख रहा था, एक कल्चरल एक्टिविटीज देख रहा था, एक यूथ के मैटर में काम कर रहा था, स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, आर्ट में काम कर रहा है, और जो हमारी वुमेन्स हैं, हमारी माता लोग हैं, उनकी हेल्थ के लिए, मतलब जितनी भी वुमेन्स है, सिर्फ माता लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए, एवं बाल विकास की जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी डेवलप करना है। तो ये क्या था, अगर हम किसी एक को ये पावर दे देते तो वो शायद इनका सही तरीके से यूज ना कर पाता और या मिसयूज ज्यादा होते। लेकिन जब हमने सबको अलग अलग दे दिया तो सब अपने अपने हिस्से का काम देख लेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ कई संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाओं के मैं नाम लिखता हूं, आप देखो। जैसे कि एक हमारे पास यहाँ है NCERT, मैं शार्ट में लिख रहा हूं, जो यहाँ तक पहुंचेगा उसका फुल फॉर्म बताएगा। UGC, NAAC, SCERT, ये सारी संस्थाएं क्या हैं, अलग अलग विभागों के लिए बनाई गई काम है, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करते हैं, और इनके पास अपने अलग अलग है, ये दूसरों को हिस्सों में दखलंदाजी नहीं करते। भाई जिसको जो काम दिया गया वो कर। अब ये ऐसी कुछ संस्थाएं हैं बहुत सारी हैं। इसके अलावा कैब है, CAB, और इसके अलावा हमारे पास है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको मैंने अभी लिख दिया है यहाँ पे फुल फॉर्म। तो ये सारी संस्थाएं क्या हैं, प्रबंध के विकेंद्रीकरण का ही सिद्धांत को फॉलो करती हैं, कि भाई हर किसी को हम एक पावर नहीं दे देंगे, हर किसी को अपना काम दे दिया, जिसकी जिम्मेदारी दे दी, आप करें। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है और यूनिट 1 खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा, ये तो हम सेकंड पेपर लेके चल रहे थे, ये फर्स्ट ईयर का 2 एंड पेपर था। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे, तो अब एक यूनिट यहाँ पे कवर हो चुका है, तो फर्स्ट पेपर का हम यूनिट 1 से शुरू करेंगे। और एक बार फिर सबसे कह रहे हैं कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें यार, कर दो, वो जो बटन है उसको लाल कर दो, चाहे जैसे करो कर दो, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ यार, हर हाल में सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, जैसे ये वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ, तो आप भी यार सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठीक है।